टुकड़ा कर देना। चलो लास्ट क्लास जो कंक्लूड किया था, कंप्लीट हुआ था तुम्हारा, वो सेल मेम्ब्रेन पे हुआ था। नेक्स्ट कंटिन्यू जो होगा वो किससे होगा, हम लोग साइटोप्लाज्म से करेंगे। किससे करेंगे, साइटोप्लाज्म। तो कोई बेसिक सी चीज है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, है ना, तो बता दोगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? हाँ, फ्लूइड्स इनसाइड ऑफ द सेल, जेली लाइक मटेरियल या जेली लाइक फ्लूइड्स इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या इनसाइड द सेल, दिस कलेक्टिवली इज नोन एज, इसको बोलते साइटोप्लाज्म बोलते। अब साइटोप्लाज्म का जो मामला है वो ये है कि अगर कोई सेल, अगर हम लोग बात करते हैं, ये सेल, ये हो गया सेल। अब सेल के अंदर में ये सेंटर में क्या है, क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियस है, ठीक है, नहीं बढ़ जाओ, ठीक है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में अगर हम लोग बात करें कि रेस्ट ऑफ ऑल, एक इसके अंदर भी चीज देखेंगे, न्यूक्लियस जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस के पास खुद भी क्या है ना, मटेरियल्स है, और इन ऑल उसके बाहर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, इधर की साइड में है ना फ्लूइड्स है। तो ये बेसिकली क्या है, फ्लूइड तो हम न्यूक्लियस के अंदर में भी बात करेंगे, तो इट इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म स्पेशली हम लोग बोलते हैं। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फ्लूइड सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियो मेम्ब्रेन्स तक, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होगा, इसके सराउंड्स में जो भी फ्लूइड्स है, दिस इज अ कलेक्टिवली जेली लाइक मटेरियल इन ऑल, जो भी कह सकते हैं इसको, कलेक्टिवली इज नॉन एज साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं, ठीक है। यही क्या है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और वो भी थोड़ा सा अलग यहाँ पर देखते भी है कि स्पेशली एक नाम देखने को मिलेगा, इंडोप्लाज्म। क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर में एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्म जो है, इंडोप्लाज्म जो है वो कुछ नया चीज नहीं है, जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सिंपल देखते हैं, जो सेल्स के अराउंड कुछ ऐसी जगह होगा जहां पर काफी ज्यादा डेंस होगा, वही साइटोप्लाज्म क्या होगा, काफी ज्यादा डेंस होगा, या तो किस तरह से कह सकते हो, बहुत ज्यादा समझने के लिए कि गाढ़ा होगा, हाईली कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा होगी, वहां पर इससे दिस इज अ नॉन एज अ इंडोप्लाज्म, बेसिकली हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि जब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इज अ मोस्टली इज अ वाटर, बेसिकली इसकी में क्या 80% इन द वाटर, एंड नेक्स्ट रेस्ट ऑफ ऑल जो इसके अंदर साइटोसोल के नाम से हम लोग जानते, साइटोसोल मतलब उसके अलावा जो भी पार्टिकल्स है, दिस ऑल आर साइटोसोल्स के नाम से जानते। अब उसमें हम लोग जब भी देखते हैं तो एक अलग अलग स्ट्रक्चर्स आता है कि भाई सेल है, सेल के अंदर में एक तो मान लो न्यूक्लियस दिख गया, फिर कुछ अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को लेकर के क्या दिखेगा तुम्हें, तो अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को लेकर के एक टाइम पे तुम्हें माइट्रोकॉन्ड्रिया मान लो दिख रहा है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया मान लो दिख रहा है। आफ्टर अ माइट्रोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स मान लो तुम्हें दिख रहा है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिख रहा है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर, वैसे राइबोसोम दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। तो दिस ऑल आर सेल ऑर्गेनल, क्या बोलते हैं उसको, सेल ऑर्गेनल्स। वर्ड ऑर्गन से ही ऑर्गेनल्स बना, याद रखोगे, ऑर्गन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ऑर्गन से ही क्या बना, ऑर्गेनल्स बना। मतलब जैसे हम लोग कह सकते क्या कि ऑर्गेनल्स जो हुआ वो बहुत छोटे ऑर्गेन के लिए यूज करते हैं, मतलब इतना छोटा है। तो इसीलिए कल को या कभी भी एक तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द सेल ऑर्गन इन अ सेल, व्हाट आर अ सेल ऑर्गन इन अ सेल। तो सेल ऑर्गन क्या है सेल्स के अंदर, तो जितने भी सेल ऑर्गेनल है, दिस इज द ऑर्गन ऑफ सेल। क्या बोला गया, जैसे बॉडीज के अंदर में ये पूरी बॉडी एक सिस्टम है, तो अभी हम सेल को मानते हैं सेल एक पूरा क्या सिस्टम है, वो सिस्टम अलग अलग माइक्रो स्ट्रक्चर से बना हुआ, चाहे वो माइट्रोकॉन्ड्रिया हो, न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो, लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम्स हो, वैसे ही छोटे छोटे वो चीज है, वो उसके लिए एक ऑर्गन का काम कर रहा है, लेकिन इतना छोटा दर से कंसिडर। लेकिन वो सेल के लेवल पे बात किया जाए, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो ऑर्गेनल्स है उसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं द ऑर्गेनल्स इज आल्सो कंसिडर्ड या आल्सो नोन एज अ
ऑर्गन ऑफ सेल, किसके नाम से? ऑर्गन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। सेल के ऑर्गन क्या होता है? जैसे ऑर्गेनल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ऐसे ये पहले जब हम लोग बात भी मैं इससे पहले ही क्लास में बताया था कि हमारा लाइफ जब इवोल्यूशन पे हम लोग जाते हैं तो वहां पर पहले सीधा सीधा सेल नहीं बना था, सीधा सीधा सेल ही नहीं बना और वहां से लाइफ स्टार्ट नहीं हो चुका है। सेल से पहले की भी स्टेज है, एटम्स लेवल पे बात करते हैं, जो अलग अलग ऑर्गन, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये और भी जो न्यूक्लियस है, ये सब अलग अलग इंडिविजुअलिटी होती थी। इन सारे को एक मेम्ब्रेन में कंपाइल हुआ, एग्रीगेट्स हुआ और वो कंप्लीटली जानने लगे उसको हम क्या? सेल ऑर्गेनल्स के नाम। इसलिए मैं आगे बताऊंगा भी कि जैसे सेल मेम्ब्रेन्स के लेयरिंग होते वैसे कुछ ऑर्गेनल्स है जिसके लेयर्स होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर्स है। आगे पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल लेयर स्ट्रक्चर्स है। सेल भी पढ़े हम लोग, क्या कितने लेयर है? डबल लेयर स्ट्रक्चर्स है। तो बस एक सिस्टम बनना था कि चलो सारे ऑर्गेनल को एक जगह ला दो ताकि वो एक कंप्लीट एक सराउंडिंग में रहे, और वो नेचर ने इस तरह से इवॉल्व करता हुआ फिर ऑर्गेनल्स को कलेक्ट किया। ऑर्गेनल्स को कलेक्ट करने के बाद सेल बना, सेल को कलेक्ट करके आगे कंटिन्यू चला गया। तो हम लोग जो सेल ऑर्गेनल है या फिर ऑर्गेनल्स की अगर हम लोग से बात करें तो दिस आर एम्बेडेड इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म। वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर में फ्लॉट कर रहा है। एम्बेड मतलब समझ लो उसके अंदर में लगा हुआ, तैर रहा है। साइटोप्लाज्म इज अ वाटर और ऑर्गेनल्स उसके अंदर में समझ लो अलग अलग जगह पर एक एम्बेडेड से टापू की तरह, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली सेल ऑर्गेनल। तो अब एक एक करके अगर हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में, तो मोस्टली हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही है क्या? रेटिकुलम नाम है। रेटिकुलम वर्ड से रेटिकुलर वर्ड्स कहीं भी तुम्हें सुनने को मिले जिसका मतलब है समथिंग लाइक अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या है ये? जैसे अगर मान लो एक लाइनिंग में ले रहा हूं और इसके ऊपर फिर ऐसे लाइनिंग ले रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं क्या बना रहा है? एक नेटवर्क को बना रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है, तो कहीं ना कहीं इसलिए इसका डेफिनेशन में यही आता है, जैसे नेटवर्क ऑफ द ट्यूबुलर एंड अ माइक्रोसोमल, है ना। एक ट्यूब्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर्स होता है इनिशियली, और लेकिन वो हाईली नेटवर्क स्ट्रक्चर्स है। हाईली मतलब एक तरह का नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए रेटिकुलम वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर इसमें देख रहे हैं, या तो वो मैक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, विच आर इंटरकनेक्टेड, लगभग एक दूसरे से क्या होता है? वो इंटरकनेक्टेड होता है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो ट्यूब के अंदर क्या होगा? ल्यूमेन होगा। कोई भी ट्यूब्स होते हैं तो ट्यूब के अंदर क्या होते हैं? ल्यूमेन्स होते हैं। उसकी ओपनिंग्स कह सकते हो, उसके अंदर का जो डायमीटर, तो उसके जो इंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन हैज अ इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। पहला चीज तो ल्यूमेन है। मान लो एक ट्यूब्स को हम बड़ा करते हैं यहाँ पर, है ना, लेकिन हम मैग्नीफाई करके देखेंगे चीजों को, बट एक ट्यूब है, मान लो इसको बड़ा क्यों होगा? तो ये मान लो मैग्नीफाई किया, बहुत बड़ा किया, तो ये ट्यूब होगा, तो अंदर में क्या होगा? ये स्पेसेस होंगे, अंदर में क्या होगा? स्पेसेस होगा। अब इस ल्यूमेन्स के अंदर में सबसे पहली बात तो कह रहा है, इसके जो डायमीटर है वो 400 से लेकर के 700 एंगस्ट्रम्स डायमीटर देखते, बहुत माइनर डायमीटर्स। और इस ट्यूब, ये खाली ये ट्यूब एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ मटेरियल्स है। तो इस मटेरियल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, है ना, इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इंडोप्लाज्मिक में भी हम लोग आते हैं, तो फिर इसके प्रॉपर टाइप्स पे डिवाइड किए गए, है ना, कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डिवाइड भी किए गए। तो काम भी थोड़े सबके अलग अलग। ऐसे तो हम लोग इन कलेक्टिवली अगर बात करते हैं, जनरली आपसे पूछे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे बॉडी में क्या काम है, मतलब सेल के अंदर क्या काम है, तो बताओगे? क्या चीज देना? स्ट्रेंथ इज ठीक है, थोड़ी बहुत देगा। कोई भी पार्ट उसके बेसिकली फंक्शनल एस्पेक्ट और क्या है? मान लो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से तुम्हारी बात मानते हैं, हालांकि मैं ट्यूब्यूल बोल रहा, दैट इज नॉट अ माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पेशली जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए सेल में आता हुआ था माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटल्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसके अंदर में देखने को मिलता है, फंक्शन में बताऊंगा अभी आगे चल के दिस, तो मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस में, किसमें? इज अ प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर में। तो सबसे पहले टाइप आता क्या? आरईआर, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसी को हम लोग बोलते ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते? या तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या क्या बोलते?
ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। अब ये बेसिकली जो अब रफ ये हो गए, एक स्मूथ, रफ वाले जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। कि जैसे मैं अभी तुम्हें बताऊं कि ऐसे तुम समझते हो, जैसे मैं अभी सिंबल बता रहा हूं कि जैसे इंसुलिन, मैं इसलिए इंसुलिन बार बार मैं नाम लेता हूं कि सबको नाम सुना हुआ है। इंसुलिन में बताया कि कहां बनता है, बीटा सेल में बनता है, क्लियर है सबको, बीटा सेल में इंसुलिन बनता है, क्लियर है ना। अब बीटा सेल अपने आप तो बीटा सेल जो बना होगा तो इंसुलिन क्या प्रोटीन है, इंसुलिन क्या प्रोटीन है। और बीटा सेल के अंदर जो जीन्स है या जो भी इस तरह इनकोडेड है वो बीटा सेल के अंदर स्टिमुलेट होता है, वहां से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए की कोडेड पहुंचता है क्या अब इंडोप्लाज्मिक के अंदर वो चैन का फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड्स चैन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट फॉर क्या कहते हैं कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो सिंथेसिस जो प्रोटीन है एज इन बीटा सेल, लैंगरहैंस और उसके अलावा और एग्जांपल दे रखा है, जैसे हम लोग एंटीबॉडीज के नाम पढ़ते, ये एंटीबॉडी और एंटीजन पढ़ते हैं ना, कि हमारे बॉडी में जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो एक एंटीबॉडी होता है जो बचाता है बाहर के फॉरेन अटैक एंड फॉरेन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। तो जो एंटीबॉडी का इट इज आल्सो प्रोटीन सब्सटेंस, ये भी कहां बन रहे होते तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वही बताना चाह रहा है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में बात कर ले या बी लिम्फोसाइट्स ऑफ बेसिकली उसमें एंटीबॉडी की बात कर ले, कि सबके सब बनाते हैं फॉर्मिंग ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, दो चीज आता है, ग्लाइकोप्रोटीनस स्ट्रक्चर बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन नाम ही है तो ग्लाइको वर्ड इज रेफर्ड टू कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ रेफर करता है, और प्रोटीन तो समझ में आ रहा, सिंपल प्रोटीन है ना। तो होता है क्या कि इसका एक काम होता है, ये जब ये अमीनो एसिड्स के चैन का फॉर्मेशन होता है उसमें साथ साथ एडिंग करता है कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन यूनिट्स। जो भी मान लो सपोज समझने के लिए यहाँ पे तुम्हें कि ये जो प्रोटीनस यूनिट्स है ना, ये मान लो अमीनो एसिड्स के चैन बन रहे हैं, ये अमीनो एसिड्स के चैन है, ये अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स के चैन के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो बीच बीच में क्या हो रहा है कि कार्ब्स को ऐड कराना है, मान लो ये कार्ब्स के चैन को या कार्ब्स को मॉलिक्यूल्स, तो ये जो कार्ब्स जाकर के अटैच होगा, ऐसा तो सिंपल प्रोटीनस स्ट्रक्चर था, अब ये स्ट्रक्चर बन गया कैसा, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि अमीनो एसिड्स इज अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स है ना, सिंपल। अब ये जो ऐड आया होगा कार्बन का, दिस इज अ ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स का जो एड्स आया यहाँ पर, एडिशनल जो हुआ, एडिंग जो हुआ, वो प्रोसेस जो करा रहा होता वो किसके अंदर कौन करा रहा है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारी जगह पर होगा दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीनस सब्सटेंस, यानी ये इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के भी सब्सटेंस है और उसके अंदर में क्या कहते हैं प्रोटीनस भी मिला हुआ। तो ये दोनों को ऐड करने का काम कौन कर रहा, तो ये सारा कौन करता है, तो रफ, इवन तो रफ, अभी रफ के स्पेशलाइज हम पढ़ रहे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। दूसरा हम लोग आते हैं डिजेनरेशन ऑफ द वर्न आउट ऑर्गेनेल। अब होता है क्या है कि ऑब्वियसली बात है कि हम हमारा जो समाज है, जो सोसाइटीज है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि हमारी नेचर ने हम सब के लिए जो भी लिविंग, इवन दो ऑल ऑफ नॉन लिविंग भी, कि टाइम पीरियड्स के बाद उसको उस सोसाइटी या उस समाज से उसको हट जाना, मतलब लोग जन्म लिए, पले बढ़े, सब कुछ हुआ, एक टाइम पे वो क्या होता है, डेथ हो गए। तो वैसे ही सेल्स के अंदर में भी देखने को मिलता है कि सेल ऑर्गेनेल एक टाइम पे वर्न आउट हो जाता है, वर्न आउट मतलब टूट फूट के खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं तो उसमें भी रोल जो है वो किसका, क्योंकि अब ऐसा नहीं एक माइटोकॉन्ड्रिया बन गया तो जब तक सेल है तब तक वही अकेला माइटोकॉन्ड्रिया काम करता नहीं, फिर नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, फिर इनऑल। तो जो वर्न आउट हो गया, डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया, बात खत्म। तो दूसरा काम ये देखते क्या कराता है कि डिजेनरेशन ऑफ वर्न आउट ऑफ ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल्स कमजोर हो गया, मान लो गोल्जी बॉडीज हो गया, इनऑल जो भी वर्न आउट हो रहा है। अब जब टूटा फूटा तो सिंपल समझ में आना चाहिए तुम्हें कि उसके जो वेस्ट होंगे वो तो वही होंगे ना, उसके जो क्या सकते, उसके जो एड्स पार्ट्स है वो ऑलमोस्ट समझ लो, उसके जो मटेरियल जिससे से टूटे हैं, भाई दीवार टूटेगा तो ईंट निकलेगा ना, तो उसको ठिकाना तो लगाना ही है। तो वैसे ही जो बर्न आउट हुआ, ब्रेक आउट हुआ, उसको क्या करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो अपने अंदर रैप कर लेता है, क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर में रैप कर लेता है अराउंड द बर्न आउट ऑर्गेनेल एंड फॉर्म अ वैक्यूल व्हिच इज अ ऑफ्टन कॉल्ड द आउटोफेगोसोमी। टर्म सुनने को मिलेगा आगे चल के भी तुम्हें कि व्हाट इज आउटोफेगोसोमी। तो आउटो का मतलब क्या होता है, आउटो का मतलब सेल्फ, आउटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, और फेगोसोमी यानी फेगो आया
फेगोसाइट से आया, फेगो वर्ड इनगल्फ करना, जोम बेसिकली आया वेजाइकल से, है ना। तो अब क्या किया कि मान लो सेल्स के अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जैसे ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स वीक हुआ, वर्न आउट हुआ, उसको अंदर अपने आप को रैप करेगा, रैप करने के बाद इटसेल्फ उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और उसके बाद अब तुम ही देखो ना, कोई लोहा, ग्लास, फिनॉल वेस्ट होता तो लोग ले जाते, फिर उसको क्या करते, रिसाइकल्स करते, तो मोस्ट ऑफ वही चीजें, एंड देन इट इज डाइजेस्ट बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स, और इसको एक वेजाइकल बनाया, उसको कंप्लीट किया, और लाइसोसोमल वेजाइकल दोनों को ले गया और उस पर डाइजेस्ट, अब डाइजेस्ट करने के बाद मान लो जो ऑर्गेनेल भी बना हुआ, तो ऑर्गेनेल के अंदर में भी तो प्रोटीन होगा ना, मान लो गोल्जी बॉडीज है, तो गोल्जी बॉडी जो बना हुआ वो भी किसी प्रोटीनस स्ट्रक्चर से बना हुआ, तो अब फिर से वो प्रोटीन को बॉडी को, सेल को इनऑल दे करके वो रीयूज करा देता है बेसिकली, तो पहले तो ब्रेकआउट करा देता। दूसरा काम हम लोग देखते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, इतना सिर्फ याद रखो, जो वर्न आउट सेल, अगर तुम खुद सोचो ना कि सेल अगर डैमेज हुआ और वैसा ही रह जाएगा, तो वो इवन दोस्त क्या करे, आप कोई बॉडी डेथ करता है वैसे छोड़ते नहीं, उसको ठिकाने लगाते ना, सिंपल समझो। तो अगर सेल के अंदर भी ऑर्गेनल डैमेज हो रहा है, डिजनरेट्स हो रहा, तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको कंप्लीटली इनगल्फ करा करके, उसको डाइजेस्ट करा करके, उसका जो मटेरियल्स है जो रिसाइकलेबल है, बॉडी उसको फिर से रिसाइकलेबल यूज करती है। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर आते हैं आगे कंटिन्यू में, है ना, तो ये चीज अब आता है SER, है ना, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्मूथ को, ए ग्रैनुलर, ए मतलब क्या होता है, नॉट, है ना, तो ग्रैनुलर एंड ए ग्रैनुलर्स हम लोग देखते हैं, है ना, तो ए ग्रैनुलर्स भी हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको ट्यूबुलर भी बोलते हैं, तीन नाम से जानते हैं, क्या क्या नाम जानते हैं, तो स्मूथ से तो जानते ही है, और ए ग्राउंड, ठीक। अब स्पेशली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये लिपिड वाली चीजों को बनाएगा। किसको बनाएगा, तो लिपिड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, सिंथेसिस ऑफ अ नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस। पहले ही कह रहा है कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ और रफ में क्या फर्क है भाई, रफ में तो राइबोसोम आया है, और राइबोसोम आकर के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, क्योंकि उसके पास ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स किसके है, राइबोसोम्स के, और स्मूथ वाला जो होगा वो नॉन प्रोटीनस बनाएगा एज ए स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स क्या भाई, तो बहुत सारे हमारे बॉडी में हार्मोन है जो स्टेरॉइडल्स हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, क्या कहते हैं कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, दिस इज स्टेरॉइडल्स हार्मोन, तो कॉर्टिकोस्टेरोन है, कॉर्टिसोन्स है, ये सब का सब क्या है, स्टेरॉइडल्स हार्मोन आता है, दे आर फॉर्मेड फ्रॉम द फैट, लिपिड्स, इन सारी चीज। तो उस चीज को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, सिंथेसिस कौन कराएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराएगा, लेकिन वो कौन वाला, स्मूथ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस चीज को कराएगा। दूसरा ये बनाएगा फॉस्फोलिपिड। अब देखो फॉस्फोलिपिड की जरूरत कितनी है हमारी सेल्स को, है ना, पूरे का पूरा जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड पे तो बना हुआ, और उसको बना कौन रहा होता, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो लिपिड स्ट्रक्चर है उसके अंदर में, प्रोटीनस स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड में तो नहीं बता, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, इन अदर थिंग, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था हेड एंड टेल का, तो एक हेड जो हाइड्रो बेसिकली फिलिक पार्ट था, टेल जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था, तो अलग अलग देखने होंगे। रोल इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तीसरा हम लोग बात करते हैं इसके जो रोल्स है, फंक्शंस है, वो कहां पर देखने को मिलते हैं, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर में, तो एक और चीजें देखते हैं, तो वो ये आता है कि स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक, बेसिकली कुछ कुछ चीजें जो है वो जब मेटाबॉलिज्म कराती है स्मूथों को, कुछ स्टोरेज करने का काम करते हैं, मेटाबॉलिक ऑफ कैल्शियम्स एज इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ फाइबर, स्पेशली हमारे बॉडी का जो स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि कैल्शियम का रोल काफी ज्यादा प्ले करता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में, है ना, तो जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स है, या मैं मूव कर रहा हूं या तुम चल रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज बॉडी का फिजिकल अगर तुम देख रहे हो, ड्यू टू द मूवमेंट, कोई भी बॉडी के अंदर है वो अकेला सिर्फ बोन की वजह से नहीं है, मसल्स के वजह से। अगर किसी मसल्स में पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज जब होता है तो क्या होता है, मसल्स में ही होता है ना बेसिकली, मसल्स के नर्व में डिनर्वेशन होगा, इनऑल कुछ हो गया, जब मसल की आपका स्ट्रेंथिंग कमजोर हो जाती है तो आप सही से मूव नहीं कर पाता, आपका रेंज ऑफ मोशंस घट जाता है ना, तो ये इसका मतलब है कि मसल्स का भी रोल मूवमेंट में काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा है। तो अगर हम बात करते तो इसलिए कैल्शियम जो है वो कहीं भी मसल्स, अच्छा
मसल्स मूव कराता है मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में काफी रोल है कैल्शियम का। जब मैं मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, मसल्स जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे, तो स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, बेसिकली कैल्शियम को ये क्या करता है, स्टोर करता और उसका मेटाबोलाइज करता, और स्पेशली कहाँ पे, तो स्केलेटल मसल्स फाइबर में भी। स्केलेटल मसल्स मतलब कि हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल्स है ना, एक कार्डियक मसल जिससे हड्ड बना हुआ, एक स्मूथ मसल जिससे ऑर्गन्स अंदर के जो भी है सॉफ्ट बने हुए, और एक स्केलेटल मसल जो बोन से ऑलमोस्ट लगभग 99% हम लोग देखते जो अटैच होता है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा काम एक और भी देखते हैं, स्मूथ काम क्या करता है, कैटाबॉलिज्म का साथ साथ क्या, डिटॉक्सिफिकेशन है, लाइक ड्रग एंड इवन सम बेसिकली कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन किसको बोलते हैं, कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोमा, हाँ, जब लोग कैंसर के टाइप पढ़ोगे ना तो कार्सिनोमा इज द मोस्ट डेंजरस है ना। तो कार्सिनोमा क्या है, डेंजरस है बेसिकली, है ना, कैंसर्स में से आता है। तो यदि अगर आपके बॉडी में एक तो कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन, सिंपल पता है तुम्हें। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। अब टॉक्सिफिकेशन में कहता है लाइक अ ड्रग। अब कोई भी ड्रग हम लोग खाते हैं, कोई भी टैबलेट, इवन दोस्त, हम लोग कॉमन सा वर्ड समझते हैं ना कि हर दवा के एक साइड इफेक्ट्स है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एलोपैथी से हो, आयुर्वेदी से हो, हर्बल प्रोडक्ट्स हो, इवन दो एलोपैथी तो है ही है। ये लोग कैसा मानना है कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसी कोई दुनिया में दवा नहीं है जिसकी साइड इफेक्ट नहीं है। तो हर एक चीज की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, साइड इफेक्ट्स होते ही होते, कहीं कहीं की ज्यादा है, किसी की कम है। साइड इफेक्ट का क्या मतलब, अब आपके बॉडी में जा रहा है, आपकी चीजों को तो ठीक कर रहा है, लेकिन कुछ ठीक ठाक चीजों को भी खराब कर रहा है। साइड इफेक्ट का यही मतलब है ना, सिंपल अगर समझे कि हम दर्द के लिए दवा खाया तो दर्द को तो कम कर दिया, एक फायदा, लेकिन साथ साथ जो सेल आपका ठीक था, मान लो यहाँ पर क्या करता है, ये ड्रग आकर के आप सेल को डैमेज कर सकता था, बार बार। अब खूब कोई पेन किलर खाता है तो किडनी खराब हो जाता है, नेफ्रॉन को डैमेज कर रहा है लंबा खाने के। तो कहीं ना कहीं बॉडी इनिशियली उसको बचने का प्रावधान रखी हुई है कि अगर कोई ड्रग बॉडी में आता है उसको एक तरह का तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करके बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको देखते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं गोल्जी अपरेटस एंड बॉडी, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना। अब इसके बारे में जो हम लोग बात करते हैं तो ये लगभग देता प्रेजेंट द ऑल सेल एक्सेप्टेड आरबीसी, ये लगभग सारे सेल्स में होते, बट आरबीसी एक ऐसा सेल्स है जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। जब आरबीसी में बताऊंगा वैसे कोई बताओगे और क्या क्या चीज नहीं है आरबीसी सेल्स के अंदर में, न्यूक्लियस नहीं है, और क्या नहीं है, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और क्या नहीं है, गोल्जी बॉडी तो नहीं है, यही दिख रहा, और क्या नहीं है, राइबोसोम भी नहीं है, इवन दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन वो बनाता ही नहीं है। तो मेजरली बहुत ऐसे चीज है आरबीसी इसके अंदर में जो नहीं है, और नहीं होने की वजह भी है क्योंकि उसके पास एक बहुत हाईली पिगमेंटेड सब्सटेंस है जो आप खुद बखुद वॉल्यूम अच्छा खासा ऑक्युपाई करते हैं, जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, है ना। तो खैर अभी सिर्फ इतना याद रखना कि भाई गोल्जी बॉडी जो है वो आरबीसी में नहीं है, बाकी जनरली मैक्सिमम सेल्स में तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स है लगभग हम लोग देखते हैं कि एक तरह का एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, कैसा है, चिपटा एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। लगभग हम लोग देखते हैं कहता 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड सिस्टर्न। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स है और इसमें लगभग 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक टाइप का देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सिस्टर्नी के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह से ना कि एक फोल्ड मान लो ऐसे गया, एक फोल्ड ऐसे गया, ऐसे आया, ये एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड मान लो ऐसे गया, ऐसे आया। तो ये जो इनिशियल फोल्ड है दिस इज नॉन एज सिस्टर्नी, है ना। ये जो है ना ये फोल्ड, ये सिस्टर्नी। तो लगभग कहता है लगभग 5 से लेकर के 8 सिस्टर्नी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। अब इसका जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, देखने को मिलता है, क्योंकि गोल्जी बॉडीज को आगे मैं बताऊंगा। अभी गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल का नाम बोला गया है। किसका नाम बोला गया, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल।
पोस्ट ऑफिस का क्या काम है भाई? लेटर लिखना, तो लेटर को कलेक्ट करना, लेटर को पहुंचाना। बेसिकली पैकिंग एंड प्रोसेसिंग दो काम होता है। आपके लेटर को पैक करना, अब सर हम तो पैक करके देते ही हैं, क्या तुम दे तो वैसे भेज देता है? वो खुद सेफ्टी के लिए प्रॉपर पैक करता है। कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे, जैसे तुम दोगे वैसे नहीं जाता है तुम्हारे पास, देखना उसको प्रॉपर और सेफ्टी लेता है। अगर देखता हाँ भाई बरसात का सीजन है तो रैपर इस तरह के कुछ पॉलिथीन टाइप का लगा दो, मतलब जो उसको पैकिंग करना और फिर प्रोसेस जो भी उसका डिलीवरी करना एक जगह से दूसरी जगह। सेम एज गॉल्जी बॉडी का काम यहाँ पर है। जैसे मैं कल तुम्हें बता रहा था कि जब इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इस तरह का कुछ था, ऐसा था ना। लेकिन ये इंसुलिन एक किस में था? एक पैकेट, एक वेसिकल में था। ये कौन पैक किया था? यही तो गॉल्जी बॉडी किया था, पैकिंग गॉल्जी बॉडी किया था। तो गॉल्जी बॉडी का मोस्टली जो हम लोग काम देखते हैं वो पैकिंग एंड प्रोसेसिंग, मैं बाकी डिटेल बाद में करूंगा, बट इसी प्रोसेस के बिहाफ में इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, इसलिए पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलना बोलते। अब इसके अंदर में दो चीजें हम लोग देखते हैं बेसिकली, एक सीस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। दो चीजें क्या है? सीस एंड ट्रांस फेसेस है। और इस फेस को समझना इसलिए जरूरी है कि ये थोड़ा सा डायरेक्शन अलग अलग देखने को मिलता है। जो मोस्टली हम लोग देखते हैं सीस फेस होता है वो नियर टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे कहते हैं नियर टू न्यूक्लियस। जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, या और न्यूक्लियस तुमको पता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली न्यूक्लियस से क्या होता है, इस तरह से अटैच ही रहता है। तो इसके तरफ जो होगा वो सीस फेस होगा। कौन सा फेस होगा? सीस फेस एंड ट्रांस फेस, दो फेस समझ लो, दो। अब एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू है ना, तो सीस एंड ट्रांस फेस है। सीस फेस किधर की तरफ होता है? नियर टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस कह सकते हैं। द वेसिकल इंटर दो हमें बताऊंगा ये। और जो ट्रांस फेस होता है वो किधर की तरफ होता है? तो नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड वेसिकल एग्जिट वाया द ट्रांस। अब ये फेस इधर होने से क्या बेनिफिट है? अभी मैं बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा भाई? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन जैसे सी इंडोप्लाज्मिक, मान लो यहां पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी की तरफ होगा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मान लो, है ना। यहां से प्रोटीन बना और प्रोटीन बनते 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 पहुंच गया यहां पर, मान लो ये प्रोटीन था, ऐसा करके इसके अंदर एंटर करेगा। ये क्या करेगा? इस प्रोटीन को लेगा और अपने अंदर में पैक बनाएगा, वेसिकल। और ये बनाते बनाते एक तरफ से क्रॉस कराते कराते किधर से निकालेगा? ट्रांस फेस की तरफ। ये देखो वेसिकल वेसिकल निकल रहा नहीं है, तो ट्रांस फेस से वेसिकल निकलेगा और दिस वेसिकल इज लोडेड विद प्रोटीनस, एंड जो भी उसके अंदर पैक होगा तो उसको प्रोटीनस को पैक करेगा। तो दोनों के डायरेक्शन को तुमको याद रखना, कभी क्वेश्चन यहां से ही पूछे जा सकते हैं तुमसे, भाई सीस फेस का डायरेक्शंस क्या होता है? तो टुवर्ड्स द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोर करेक्ट। सम बुक्स आर रिटन, कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं कि दिस टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो वो भी सही है क्योंकि न्यूक्लियस से किसका अटैचमेंट है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, तो वो भी चलेगा, बट मोर करेक्ट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ देखना। दूसरा चीज हम लोग आते हैं इसके अंदर में, हम लोग देखते क्या देखते हैं, तो अब बेसिकली यहाँ पे फंक्शनल एस्पेक्ट से हम लोग देख रहे हैं। तो कहता है कि भाई, अरे यार, कि प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, मैं अभी बता रहा था पहला काम क्या आता है, तो प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आए इसके पास उसको क्या करेगा? प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को पैक करना और उसको प्रोसेसिंग, मतलब एक जगह से सीट से उठाया और ट्रांस की तरफ ले गया, मूव करा, दैट इज अ प्रोसेसिंग, मूव इज अ प्रोसेसिंग। समटाइम कभी कभी हम लोग देखते भी है कि गॉल्जी बॉडी खुद जब ये पैकिंग, आप समझो कोई चीज तुमको पैक करना और उस डब्बे में नहीं आ रहा, हम क्या करते? छोटा 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 उसको कट करते। कभी तुम जो एक फाइल आता है पॉलिथीन्स वाला, बड़ा मोटा सा, उसमें पॉलिथीन लगे और सर्टिफिकेट्स रखने के लिए, तो कभी तुम लैमिनेशन करा के आ जाते हो सर्टिफिकेट का और उस पॉलिथीन में फाइल में डाल तो नहीं अटता, तो साइड से क्या करते हो? कटते हो ताकि इधर उसके अंदर में लगा दे। तो वही सेम चीज है, कभी कभी अमाइनो एसिड के अगर लंबे चैन्स होते हैं पैकिंग इशू, तो उसकी कटिंग का भी काम करते हैं, दैट इज अ प्रोसेसिंग। सब पार्ट क्या है? प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो मेनली हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। एंड द लेबलिंग, लेबलिंग कहां से कहां को जाना है, पोस्ट ऑफिस में यही काम होता है, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मटेरियल एज अ फॉस्फेट ग्रुप्स, है ना। बेसिकली हम लोग देखते हैं ये प्रॉपरली एक ग्रुप पे बनाता है और उसको प्रॉपर रिलीज कर देता है,
रिलीज करने के बाद फिर अलग मैकेनिज्म है कि उसको सेल मेम्ब्रेन से कैसे निकाला जाएगा। तो सिंपली इतना याद रखना कि भाई गोल्गी बॉडी का काम क्या है, पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी। सिंपल याद, पैकिंग, प्रोसेसिंग एंड डिलीवरी। तो गोल्गी बॉडी है, यहां तक हम रहने देते हैं। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी कल, उसमें हम लोग आगे लाइसोसोम इनॉल जो भी चीज, अच्छा अभी टाइम है, चलो आगे लाइसोसोम कर लेते कम से कम कंप्लीट, ठीक है। चलो हाँ, लाइसोसोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते भाई? इसको बस्ट करने से बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल डेड हो जाते, क्यों? इसके में बम लगा क्या? तो इसकी बस्ट करने पे बाकी सेल क्यों डैमेज हो जाते? देखो नाम भी है लाइसोसोम एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनसाइड दिस वेसिकल। इसके वेसिकल में बड़े एंजाइम्स होते और दे एंजाइम का जो नेचर है हाइड्रोलिटिक नेचर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोलिटिक नेचर होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, सिंपल समझो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसा कि अगर वो एंजाइम एक्सपोज होगा तो जितने भी सराउंडिंग के सेल, जो भी जहां तक वो जाएगा, मान लो सेल में उसको हाइड्रोलाइज करा देगा, वाटर बना देता है एकदम। ये मान लो अगर ऐसा एंजाइम, मान लो तुमको ऐसा केमिकल, जैसे ये फिंगर्स है और इस फिंगर को हम उस एंजाइम में डालेंगे तो निकालने में कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा इतना डैमेज करेगा, मतलब फास्ट उसको क्या बना देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे तुम अगर वैसे भी, जैसे अभी तुम्हारे पास मैं बोन पढ़ाऊंगा तो बोन तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि जो बोन्स होते हैं ना, जब किसी डेड बॉडी कैडेवर से बोन को सेपरेट करना होता है तो बोन का जो स्केलेटल मसल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होता है। तो इसमें हम हाइड्रोलाइजिंग केमिकल्स का यूज करते हैं और लो पोटेंसी पे, बहुत ज्यादा पकड़ेंगे तो बोन भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। लो पोटेंसीज पे हम लोग डाइल्यूट्स करके उस केमिकल में बोन को डाल देते हैं ताकि मसल्स एकदम हाइड्रोलाइज होकर के पानी बन के निकल जाए और बोन एकदम फ्रेश मिल जाए, जैसे कि बोन के मार्किंग इनऑल पढ़ने में आसान हो। तो लाइसोसोम के साथ भी यही है, लाइसोसोम जो कंटेन करता है जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और वो फटा तो उसके अंदर ऐसा एंजाइम है कि वो बाकी सेल में सबको क्या बना देगा, वाटर बना के रख देगा। तो इसलिए वो क्या कहता है आप, इसलिए सोसाइडल बोला जाता है। वो फटने का मतलब है कि सिंपल सबको लेकर के चला जाएगा। तो लाइसोसोम बना कौन रहा है? गोल्गी बॉडी से बनता है, सिंपल है ना, गोल्गी बॉडी से बनता है। दे एंजाइम सिंथेसाइज इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंजाइम में बन रहा है वो RER के अंदर वो सिंथेसाइज है। इट हैज द थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इसकी जो मेम्ब्रेनस है वो क्या रखा गया है, थोड़ा सा थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन्स रखा गया है। अब यहां पर अगर हम लोग आते हैं तो लाइसोसोम के बारे में जब बात करते हैं तो दो तरह के लाइसोसोम्स है। कैसा है? दो तरह का। जब दो तरह का, एक को हम लोग बोलते हैं जैसा प्राइमरी लाइसोसोम्स और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी सेकेंडरी में क्या फर्क है भाई? तो प्राइमरी लाइसोसोम इज इनएक्टिव, यानी जैसे मान लो अभी अभी बन के कोई चीज निकला और एक बन के कुछ टाइम पीरियड्स हो चुका हो, तो जो पीरियड्स हो चुका होगा वो एक्टिवेटेड। और एक्टिवेटेड कैसे होता बताते। पहले क्या होता है कि सिंपल अगर तुम देखो कि हमारे बॉडी में, अच्छा लाइसोसोम क्यों बस्ट करता है, ये भी एक रीजन। अपने अब रखा रखा तो बस्ट नहीं कर जाएगा। तो जैसे मान लो बॉडी में कोई सेल है, मान लो अब ये सेल है, सेल्स के बाहर अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो ये फॉरेन बॉडी क्या है, तो बैक्टीरिया इनॉल है, और मैं तुम्हें बता ही रखा कि कैसे अंदर जाएगा। अगर सेल मान लो इसको फेगोसाइट कर लिया तो ये बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फेगोजोम बन जाएगा। क्या बनेगा? एक वेसिकल में जाएगा ना अंदर, क्लियर है? ये वेसिकल में जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फेगोजोम बोलेंगे। तो प्राइमरी लाइसोसोम इज इनएक्टिवेट। अभी बन के अगर जो अभी सिर्फ है तो वो इनएक्टिव है। तो मान लो ये तुम्हारा लाइसोसोम है, ये दिस इज अ लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम के अंदर में एंजाइम्स है, बट दीस एंजाइम आर नॉट एक्टिवेटेड एंजाइम्स। मतलब वो सिविल दोस्त की लाइसोसोम में कोई काम का अभी नहीं। ये लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम कोई काम का अभी नहीं है, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम। बट सेम टाइम अगर हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है, कोई फेगोसोम, ये क्या फेगोसोम, फेगोसोम, और स्पेशली लाइसोसोम में ये कौन वाला है, तो प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो जब प्राइमरी लाइसोसोम्स
और फेगोसोम दोनों आपस में फ्यूज करेगा। क्या करेगा? दोनों आपस में फ्यूज करेगा, है ना, दोनों आपस में क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो इस फ्यूजन्स के वजह से, इस फ्यूजन्स के, अरे यार, इस फ्यूजन्स के वजह से क्या होगा कि ये बड़ा सा एक वेसिकल बनेगा मान लो, और इसके अंदर पहुंच गया क्या, सम एंजाइम्स, और इधर वाला जो एंजाइम्स होगा वो सब कुछ माइस। अब ये बस्ट करेगा यहां पर आकर के, तो सेकेंडरी लाइसोसोम ये बना। क्या बना? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम ये होता है एक्टिव, और यही इसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में या तो बस्ट कर जाएगा, और जैसे बस्ट किया तो चारों तरफ पहली कोशिश होती है कि सेल खुद ही उसको बिना बस्ट के लाइसोसोम एक बड़ा दोनों वेसिकल को फ्यूज कर दिया, और दोनों वेसिकल को फ्यूज करके अंदर में बैक्टीरिया को एंजाइमेटिक एक्शन करा के खत्म कर देता। लेकिन हो सकता, पॉसिबल नहीं, हो सकता वो ब्रेक कर गया हो, और जब ब्रेक कर जाएगा तो अब ये जो इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है पूरे सेल में फैल जाएगा, तो पूरे सेल के ऑर्गेनेल को क्या करेगा? डैमेज करना स्टार्ट करेगा, तो पूरे सेल के ऑर्गेनेल। तो इसका मतलब ये हुआ जब कोई भी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम्स के साथ, फेगोसोम क्या है? तो सिंपल है भाई, क्या जो सेल फेगोसाइट्स किया है बैक्टीरिया, उसको एक वेसिकल फॉर्मेट है, तो फेगोसोम, तो उसको फ्यूज किया दे, तो इसे ऑफ्टन इज कॉल्ड द, बेसिकली हम लोग गार्बेज सिस्टम, जो एक तरह का ये क्या कहते हैं इसको हम लोग, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? गार्बेज सिस्टम। ओपन डिफरेंट ही बात है, गार्बेज का क्या काम है? जहाँ वेस्ट इन ऑल यही सब चीजें होती है, और गार्बेज सिस्टम के अंदर हम उसको चीजों खत्म करते हैं, जो भी वेस्ट इन ऑल। लगभग कहता है कि 15 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, लगभग एक दो नहीं 50 अलग अलग तरह के हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स है किसके अंदर में? लाइसोसोम के अंदर में, जो एक बार अगर बस्ट करेगा तो चीजों को खत्म करके ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें अलग अलग देखने को मिलता है कि या इसके जो मैकेनिज्म है, यानी वर्किंग मैकेनिज्म दो देखने को मिलता है। एक कहता है हेट्रोफेगो, बेसिकली कह सकते हैं फेगोसाइट या फेगोजोमी कह सकते हैं, यानी हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट, और आउटो मतलब क्या है? तो हेट्रोफेगी और आउटोफेगी। हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो कभी लाइसोसोम जनरली में बताया क्या, यहाँ पे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, ये बन गया सेकेंडरी, क्या बन गया? सेकेंडरी बन गया। अब यही बस्ट करेगा, ठीक है, यही उसको डिसाइड करेगा बस्ट करना या फिर डिसॉल्व कर खत्म करना। तो यहां पर जो ये बैक्टीरिया है रेड्स वाला, ये बॉडी के बाहर से आया, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडीज, हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ ये क्या है? डिफरेंस है, दिस इज हाइड्रो, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफेगी। जब कोई बाहर गया ना, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के पार्टिकल्स के साथ ही कवर कर रहा, तो जिससे हाइड्रोफेगी काम कर। दूसरा क्या? ऑटोफेगी, डाइजेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनल। देखो ये दूसरा काम ये भी कर रहा है, जो वर्न आउट ऑर्गेनल्स, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या किया? पैक किया अपने अंदर में, उसको भी वो कर रहा, साथ साथ लाइसोसोम भी लगा हुआ उसी चीज के लिए। तो अब जैसे कोई सेल टूट गया है ना, सेल ऑर्गेनल्स ब्रेक कर गया, तो अब वो सेल के अंदर कोई काम का तो है नहीं, तो उसको क्या करना? डाइजेस्ट करा दो, वाटर लाइक बना दो, फिर उसके अंदर से जो भी अमाइनो एसिड निकलेगा रिपोर्ट में जाएगा, फिर उसका इस्तेमाल होता रहेगा। तो दो तरह से काम करता है, एक हाइड्रोफेगी और एक आउटोफेगी। हाइड्रोफेगी में लाइसोसोम क्या करेगा कि आपके बॉडी के बाहर की कोई पार्टिकल्स उसको कैसे वो डिस्ट्रॉय करेगा, और ऑटो में सेल्फ को करेगा। इंपोर्टेंट बेसिकली हम लोग देखते हैं सिक्रेटरी लाइसोसोम एक होता है ना, तो बेसिकली हम देखते हैं लाइसोसोम इन अ साइटोटॉक्सिक टी सेल, एनके होता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल है ना, मैं फुल फॉर्म यहां लिख दे रहा हूं एनके का। ठीक, तो कहता है बेसिकली सिक्रेटरी लाइसोसोम, यानी जो लाइसोसोम सिक्रेट्स आउट करता है। तो लाइसोसोम इज इन साइटोटॉक्सिक टी सेल, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स पढ़े होगा ना, अभी आप पढ़ोगे आगे मैं बताऊं। फिर डब्ल्यूबीसी के क्या टाइप्स है, डब्ल्यूबीसी सेल जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर, जब पढ़ेंगे लिम्फोसाइट तो वहां पर टी एंड बी पढ़ेंगे। नेचुरल किलर सेल्स बेसिकली एक टाइप ऑफ सेल, अभी याद रखो कि प्रोटेक्टिव सेल है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे मैक्रोफेज ऑल बताएंगे। सेल सीक्रेट द बेसिकली कहते हैं परफोरिन्स एंड ग्रैंड्स एंजाइम्स। भले इसके वजह से हम लोग देखते हैं स्पेशली सेक्रेटरी लाइसोसोम देखने को मिलता है टी सेल्स और एनके सेल्स के पास, और ये बेसिकली क्या करेगा? रिलीज करेगा टी सेल और एनके सेल्स के पास
कोई चीज तो एक तो हम लोग देखते हैं ग्रेन्जाइम्स करता है और दूसरा जैसे परफोरिन्स रिलीज करता है। फैमिली ऑफ सिक्रेशन बेसिकली करते हैं जो प्रोटीएजेस एंड द काउज द डेथ बाय द एपोप्टोसिस। बेसिकली क्या है कि समटाइम्स अगर हम एपोप्टोसिस एक प्रोसेस ऑफ सेल डेथ है, जब हम लोग स्पेशली पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पहला चैप्टर जैसे यहाँ सेल स्टार्ट होता है, तो पैथोलॉजी में तुम्हारा पहला चैप्टर सेल इंजरी स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? सेल इंजरीज स्टार्ट होगा। वहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल डेथ। तो वहां पर हम पढ़ते एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल का डेथ होने का एक प्रोसेस। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, इन ऑल अलग अलग हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस मतलब सेल से सेल का डेथ आउट होना। तो यही सिंपल कह रहा है कि ग्रेन्जाइम्स जो होता है फैमिली ऑफ सिक्रेशन, एक ऐसा सिक्रेशन है। प्रोटीएजेस प्रोटीनस एंजाइम, प्रोटीएजेस मतलब क्या? प्रोटीनस एंजाइम है। एंड द काउज द डेथ बाय द एपोप्टोसिस, ये का जो सिक्रेटरी सेल्स होगा यहाँ पर जो डेथ होगा वो किस प्रोसेस से होगा? तो क्या कहते हैं एपोप्टोसिस प्रोसेस से होगा। ठीक है। दूसरा परफोरिन जो है बेसिकली नाम है या परफोरिन जो है, तो पोर फॉर्मिंग बेसिकली प्रोटीन फॉर्म अ वायरल इन्फेक्टेड सेल और द ट्यूमर सेल। बेसिकली ये कहां देखने को मिलेगा? तो किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल सारा या बॉडी में ट्यूमर या कैंसरस सेल अगर डिजेनरेट होता है वहां पर ये परफोरिन बेसिकली प्रोटीनस फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक। दूसरा लाइसोसोम जो सिक्रेटरी लाइसोसोम है, वहां पर ये सब चीज सिक्रेट्स करेगा। एक दूसरा लाइसोसोम ऑफ द बेसिकली मेलेनोसाइट सिक्रेटेड मेलानिन, यानी तीसरा आता है जो मेलानिन और मेलानोसाइट्स वगैरह तुम पढ़े होगे, स्पेशली जो कलर के स्किन के कलर के लिए पिगमेंटेशन के लिए रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एक आता है लाइसोसोम, बेसिकली हम देखते हैं मास सेल सिक्रेट द और बेसिकली सीरोटोनिन, है ना। मास सेल भी एक टाइप ऑफ सेल्स है। मैं अभी ये सब बेसिकली उस टाइप के सेल है जब डिफेंस के मास सेल बेसिकली और भी काम करते हैं, जैसे हिस्टामिन भी रिलीज कराता है जो वेसोडाइलेटर्स होता है। तो ये सब एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है जिसमें ये बताना चाह रहा है कि थोड़ी कुछ अलग अलग सेल्स है वहां पर लाइसोसोम एक तो जनरली 15 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पे तो काम कर ही रहा होता है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट सिक्रेशंस है अलग अलग सेल्स में अलग अलग जगह पर, जो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वो इस तरह से काम करते हैं। ठीक। नेक्स्ट हम लोग अगली टॉपिक जो होगा वो क्या कहते हैं माइक्रोबॉडीज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं पेरोक्सीजोम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को? प्राइमरी और सेकेंडरी में दिक्कत है। एक ही मिनट। हाँ प्राइमरी और देखो प्राइमरी लाइसोसोम सिंपल समझो कि प्राइमरी लाइसोसोम वो